हेलो स्टूडेंट्स, हम सी नेहा हिमानी। आज हम क्लास में क्या करेंगे, हमारा लॉ का आज टेस्ट कंडक्ट किया है मैंने आपका मैनेजरियल फॉरेन कंपनी और एनसीएलटी का। तो अब हमारे डायरेक्टर को छोड़ के दो टॉपिक बचते हैं लॉ में, स्पेशल कोर्ट और मिसलेनियस। तो आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्पेशल कोर्ट करेंगे। हमारा जो एनसीएलटी चैप्टर था वो कहाँ पे ख़त्म हुआ था, 420 से 434, और 434 से आगे हमारा जो चैप्टर कवर अप करता है 435 से लेके 446 बी तक, वो रहता है हमारा स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट क्या बोलता है, सबसे पहला सेक्शन 435 ये कहता है स्पेशल कोर्ट है क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हैं जिसमें कंपनीज एक्ट के जो केसेस हैं वो हैंडल होते हैं। मतलब वहाँ पे पनिशमेंट डिसाइड होती है कि कौन से सेक्शन के अंदर कितनी पनिशमेंट आप पे एप्लीकेबल होगी। तो 435 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एनी नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है इंडिया में। तो एनी नंबर, एन नंबर मतलब उसको पावर है कि वो जितने मर्जी स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है। कौन से सेक्शन में, 435 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो स्टार्ट होता है वो है 436। 436 बोलता है कि अगर आपका ऑफेंस 2 ईयर से कम की इम्प्रिजनमेंट का है तो आपका केस मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। आपका केस कब स्पेशल कोर्ट में जाएगा, जब आपका ऑफेंस 2 ईयर या उससे ज़्यादा का है तो आपका ऑफेंस स्पेशल कोर्ट में भेजा जाएगा। स्पेशल कोर्ट में भी दो ट्रायल होते हैं, वन इज समरी ट्रायल, अदर इज रेगुलर ट्रायल। बिल्कुल फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच की तरह ही होता है। जैसे मैं अभी आपको समरी में करवा रही हूँ, रेगुलर में हम एक एक सेक्शन, एक एक क्लोज और उस क्लोज पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं, तो वो रहता है हमारा रेगुलर ट्रायल। तो समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल में केसेस जाते हैं। तो सबसे पहले केस कहाँ जाता है, समरी ट्रायल में। अगर समरी ट्रायल वाले से हैंडल नहीं होता तो वो रेगुलर ट्रायल में रेफर कर देता है उस केस को। और समरी ट्रायल वाले के पास सिर्फ पावर होती है, वो 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अगर 1 ईयर से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट है तो रेगुलर ट्रायल में चला जाएगा आपका केस, और अगर 3 ईयर से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट वाला केस है तो डायरेक्ट रेगुलर ट्रायल में भेजा जाएगा। तो 436 सेक्शन क्या कहता है, स्पेशल कोर्ट में केसेस कब जाएंगे, जब आपके ऑफेंस 2 ईयर से या उससे ऊपर की इम्प्रिजनमेंट के होंगे तो स्पेशल कोर्ट में केस भेजा जाएगा। स्पेशल कोर्ट में सबसे पहले किसके पास जाएगा, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल कितने टाइम की पनिशमेंट दे सकता है, 1 ईयर तक की। अगर 1 ईयर से ऊपर की देनी है तो वो कहाँ जाएगा, रेगुलर ट्रायल में। और अगर स्पेशल ट्रायल से हैंडल नहीं हो रहा तो रेगुलर में रेफर किया जाएगा वो केस। और अगर 3 ईयर से ऊपर की इम्प्रिजनमेंट का केस है तो डायरेक्ट रेगुलर में भेजेंगे, हम समरी में भेजेंगे ही नहीं। और अप टू 2 ईयर्स तक के कहाँ जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास। तो ये था हमारा 436 सेक्शन। 437 सेक्शन कहता है कि हाई कोर्ट को पावर है कि वो स्पेशल कोर्ट टू स्पेशल कोर्ट केसेस ट्रांसफर कर सकता है। मतलब एक बेंच से दूसरे बेंच को केस ट्रांसफर कर सकता है, स्पेशल कोर्ट टू स्पेशल कोर्ट। हाई कोर्ट को पावर है। एक अगर हमारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट हो जाते हैं, मान लीजिए 2 स्पेशल कोर्ट है सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन से स्पेशल कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 438। 438 बोलता है सीआरपीसी फॉलो करना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट को भी। सीआरपीसी कौन फॉलो करते हैं, सीआरपीसी फॉलो करते हैं सेशन कोर्ट, जो हमारे इंडिया के सेशन कोर्ट है। नेक्स्ट मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये फॉलो करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी है क्या, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर, तो वो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट वालों को भी। ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 439, ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ। ये क्या बोलता है, कितनी तरह के ऑफेंस है कंपनी लॉ में, या तो कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल है, या फिर नॉन कोग्निजेबल और बेलेबल है। एक के साथ नॉन आ गया तो दूसरे के साथ नहीं आएगा। ये क्या बोलता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी और बिना वारंट के उठा के ले जाएंगे घर से। ये कौन सा ऑफेंस है अपने कंपनी लॉ में, 212 SFIO वाला। और यहाँ पे बेल मिल जाएगी और वारंट के साथ ही लेके जाएंगे आपको। तो बाकी जितने भी ऑफेंस रहेंगे वो हमारे होते हैं नॉन कोग्निजेबल और बेलेबल। नॉन बेलेबल की एक्सेप्शंस क्या क्या है, वुमेन सिक कंपनी, वुमेन सिक कंपनी अंडर एज ऑफ 16, और हमारा ऑफेंस अगर 1 करोड़ से कम का है। एंड द लास्ट वन, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है वो हमारी एप्लीकेशन को अपोज ना करे और कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि वी आर इनोसेंट, हमारा बैकग्राउंड सही है, तो हमें बेल मिल जाएगी। तो बेल के क्या एक्सेप्शंस है इस केस के अंदर,
वुमेन, सिक पर्सन, अंडर एज ऑफ 16, 1 करोड़ से कम का ऑफेंस है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारी एप्लीकेशन को अपोज ना करे। और कोग्निजेंस कौन कर सकता है? कोग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि कंप्लेंट फाइल। कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है? आरओसी, कंपनी मेंबर या सेंट्रल गवर्नमेंट अथोराइज्ड पर्सन, यही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोर्ट खुद से कोग्निजेंस नहीं ले सकता, इटसेल्फ कांट टेक कोग्निजेंस। कोर्ट खुद से कोग्निजेंस नहीं ले सकता। मतलब मान लो कि किसी का न्यूज़पेपर में छप गया कि इसने फ्रॉड किया है, तो कोर्ट खुद से उस पर केस फाइल नहीं कर सकता उस पर, जब तक कोर्ट के पास कंप्लेन नहीं आती। किससे? आरओसी, कंपनी मेंबर या सीजी ऑथराइज्ड पर्सन से कंप्लेन नहीं आती, तब तक कोर्ट खुद से कोग्निजेंस नहीं ले सकता। तो ये था हमारा सेक्शन 439। अभी तक हमने कितने सेक्शन किए? 435 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है एन नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करने की। 436 की 2 ईयर से ऊपर के जाएंगे स्पेशल कोर्ट में, और 3 ईयर से अबव के रेगुलर ट्रायल में डायरेक्ट चले जाएंगे। 437 हाई कोर्ट को पावर है स्पेशल टू स्पेशल केसेस ट्रांसफर करने की, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने की पावर भी हाई कोर्ट को ही है। डिस्ट्रिक्ट में अगर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट है तो वो सिलेक्ट करने की। 438 सीआरपीसी, सीआरपीसी सेशन कोर्ट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो फॉलो करते ही हैं, साथ में स्पेशल कोर्ट को ही फॉलो करना है। 439 ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ, तो 2 तरह के ऑफेंस है, कोग्निजेबल नॉन बेलेबल, नॉन कोग्निजेबल बेलेबल। और कोग्निजेंस कौन कर सकता है? ये 3 पर्सन्स। 440 है हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशनल प्रोविजन। ये बोलता है कि जब तक स्पेशल कोर्ट के जज नहीं आ जाते तब तक हम सेशन कोर्ट के जजेस से काम चला लेंगे। तो पहले सेशन कोर्ट हुआ करते थे जिसमें आप डिवोर्स के केस, क्रिमिनल केसेस भी फाइल करते हैं, तो वहीं पे हम कंपनी लॉ के केसेस भी जाते थे हमारे, तो इसीलिए स्पेशल कोर्ट अलग से बनाए गए कंपनी लॉ के केसेस के लिए। तो जब तक स्पेशल कोर्ट के जजेस नहीं आ जाते तब तक सेशन कोर्ट के जज से हम काम चलाएंगे। ट्रांजिशनल प्रोविजन है। 441 डिलीटेड है, कंपाउंडिंग ऑफेंस था, डिलीट हो गया अब लॉ से। 442 है एमसीपी, जो इस बार का क्वेश्चन था अपने एग्जाम में, जुलाई अटेम्प्ट में। क्या है एमसीपी? मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल। ये हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ एक शॉर्ट नोट है हमारे, तो पेपर में आया क्या था कि आप एमसीपी का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट बताइए। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 442 डील करता है। अगर अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट पूछते तो हम इकोनॉमिक लॉ के अकॉर्डिंग आंसर देते, पर इन्होंने अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पूछा, तो क्या आएगा इसके अंदर मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल में कि ये थर्ड पार्टी एक्सपर्ट होते हैं, न्यूट्रल पार्टी होती है, मतलब कि कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होती हैं, या तो कोर्ट खुद रेफर कर सकता है केस, या फिर पार्टी अपनी चॉइस से भी इनके पास जा सकती है। और ये कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करवाती हैं पार्टीज का आपस में। पार्टीज का सेटलमेंट होता है कोर्ट के बाहर, जिसका डिसीजन कौन देती है? ये थर्ड न्यूट्रल पार्टी जो एक्सपर्ट होती हैं, जिसे हम मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल बोलते हैं। और ये भी स्पीडी ट्रायल होते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर ये अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं। अगर कोई पार्टी इनकी जजमेंट से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो फिर वो वापस कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकती है जिस कोर्ट से वो आई थी। ठीक है, तो ये था हमारा एमसीपी। एमसीपी क्या है? एक एक्सपर्ट का पैनल है जिसमें न्यूट्रल पर्सन्स होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन, जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करवाते हैं। या तो पार्टी अपनी चॉइस से जाती है इनके पास, या कोर्ट भेजता है, और इनके वर्डिक्ट 3 महीने में आ जाते हैं, विद इन 3 मंथ्स। और इनके वर्डिक्ट के बाद अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं आता, आप कोर्ट में वापस से अपील फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट 443, 444 हम एक साथ पढ़ते हैं। 443 बोलता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जिसे हम गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर भी बोल देते हैं। तो सरकारी वकील कौन अपॉइंट करेगा? सीजी। और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्विटल के अगेंस्ट केस फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एक्विटल क्या होता है? जिसे कोर्ट ने इनोसेंट प्रूफ कर दिया है, मतलब कि एक जैसे कोई पर्सन है जिसे कोर्ट ने इनोसेंट बोल दिया है, तो उस पर्सन को क्या है, इनोसेंट प्रूफ कर दिया है, तो उन पर्सन्स को क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उनके ऊपर केस वापस से रीओपन होना चाहिए, वो इनोसेंट नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद केस फाइल नहीं करती, उसके बिहाफ पे कौन जाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। तो एक्विटल क्या है? जिसे कोर्ट ने एक बार इनोसेंट प्रूफ कर दिया है। तो 443 हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा। 444 सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अगेंस्ट केस फाइल करेगा? एक्विटल के अगेंस्ट। नेक्स्ट 445 है कि फाइन का अमाउंट जो कोर्ट रिकवर करती है वो कहाँ यूज होगा? तो कहाँ यूज होगा? जिससे उसको डैमेजेस हुए हैं पर्सन्स को, उसको पहले दिए जाएंगे डैमेजेस या कंपनसेशन दिया जाएगा।
फिर जिसने फ्रॉड रिपोर्ट किया था उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और लास्ट में कोर्ट के एक्सपेंसेस बियर किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपनसेशन देते हैं, फिर रिवॉर्ड देते हैं जिसने फ्रॉड सबमिट किया था, और फिर हम कोर्ट के एक्सपेंसेस बियर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट के दो सेक्शन 446A 446B। 446A क्या कहता है? 446A कहता है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके बेस पे स्पेशल कोर्ट पनिशमेंट डिसाइड करता है। तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं? कौन सी कंपनी पे लग रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ फ्रॉड कौन सा किया है, फिर उसके बाद कितनी अमाउंट का फ्रॉड किया है, कितनी बार रिपीट किया ऑफेंस, रेपिटेटिव ऑफ ऑफेंस कितना किया है, और थर्ड पार्टी को इंजरी कितनी हुई है उस फ्रॉड से। तो इन फैक्टर्स के बेस पे स्पेशल कोर्ट डिसाइड करता है कि फ्रॉड कैसे, हम फ्रॉड की अमाउंट डिसाइड करेंगे। 446B लास्ट सेक्शन, ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे 50% पेनल्टी लगेगी जो नॉर्मल कंपनी पे लगती है अगर वो फॉलो नहीं करती 92 और 137। एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने के सेक्शन हैं ये। अगर नॉर्मल कंपनी पे जो पेनल्टी है वो ओपीसी और स्मॉल पे 50% लगेगी, 446B ये कहता है। तो ये था हमारा पूरा स्पेशल कोर्ट। जल्दी जल्दी एक समअप ले लेते हैं। हमारा स्पेशल कोर्ट 435 से शुरू हुआ। 435 सेंट्रल गवर्नमेंट जितने मर्जी स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है। 436 2 ईयर के ऑफेंस जाएंगे स्पेशल कोर्ट में। 437 हाई कोर्ट को पावर है स्पेशल कोर्ट टू स्पेशल कोर्ट। 438 सीआरपीसी फॉलो करेंगे। 439 ऑफेंस अंडर कंपनी लॉ। 440 ट्रांजिशनल प्रोविजन। 441 डिलीटेड है। 442 एमसीपी। फिर 443 और 444 हम साथ में पढ़ते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्विटल के अगेंस्ट गया। 445 फाइन की अमाउंट कहाँ कहाँ यूज होगी। 446 फैक्टर्स फाइन की अमाउंट डिसाइड करने के लिए, और 446 भी ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे 50% पेनल्टी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर स्पेशल कोर्ट। जल्दी से स्पेशल कोर्ट के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देन मैं आपको करवाऊंगी मिसलेनियस। तो स्पेशल कोर्ट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाती हूँ। फाइल ओपन कर लेते हैं हम। कहाँ पे गई? तो ये रहे हमारे स्टडी मैट के स्पेशल कोर्ट के क्वेश्चन आंसर। देखिए, in the AGM of XYZ Limited, while discussing on the matter of retirement and reappointment of a director, Mr. X allegation of fraud and financial irregularity was levied against him by some members. The resulted in chose in the meeting. The situation was normal only after the chairman declared about initiating an inquiry against the director. Mr. X, however, could not be reappointed in the meeting. The matter was published in the newspaper next day. On the basis of such matter, whether the court can take cognizance itself, ले सकती है। क्या हुआ, डायरेक्टर को कोई इरेगुलरिटी मिली, चेयरपर्सन ने उस पर इंक्वायरी बिठाई, बाद में वो मैटर न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया, तो क्या कोर्ट खुद से कोग्निजेंस ले सकती है? नहीं ले सकती। तो हमने वही लिखना है कि कोर्ट कैन नॉट टेक कोग्निजेंस इटसेल्फ 439 के अंदर, तो कोर्ट खुद से कोग्निजेंस नहीं ले सकती। वट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैनल ऑफ एमसीपी। तो एमसीपी शॉर्ट नोट आया है, तो हम क्या लिखेंगे 442 एमसीपी पे। तो आपको 442 डिफाइन करना है। तो ये पेपर का ही क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में भी आया था। मिस्टर जोशस, अ पर्सन ऑफ, क्या नाम लिखा है, Amraments Limited, aggrieved due to failure of the company to make payment of dividend declared in AGM held in August 2015. He makes a complaint in writing before the court of competent jurisdiction with the prescribed period of time, but the court refused to take cognizance of alleged offence. Explain the legal situation, state the offence under company law which are cognizable. Cognizable का मतलब क्या हुआ, cognizable और नॉन बेलेबल की बात हो रही है। तो कौन से ऑफेंस कोग्निजेबल नॉन बेलेबल है, 212 के, और विच आर नॉन कोग्निजेबल, तो इनके अलावा जितने ही बच गए सारे नॉन कोग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। तो हमें सब 439 पूरा डिफाइन करना है, और इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग कोर्ट को कोग्निजेंस लेना पड़ेगा। अगर कंप्लेन फाइल हुई है किसी शेयर होल्डर की, तो कोर्ट को कोग्निजेंस उसकी, मतलब कंप्लेन उसकी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद एक्सेल लिमिटेड कमिटेड एन ऑफेंस फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट ऑफ बूंदी डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे क्या बोला इन्होंने कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट में 2 स्पेशल कोर्ट है। तो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। देखिए, जुडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट विल बी स्पेसिफाइड बाय हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज राजस्थान, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट की है। डन। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी द एडजुकेटिंग अथॉरिटी इशूड अ शो कॉज नोटिस ऑन 15 जुलाई। ये वाला क्या है सेक्शन,
ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है कि अगर नोटिस में पीरियड स्पेसिफाइड होता है ना कि हमें इतने पीरियड में रिप्लाई कीजिए, तो हमें उतने पीरियड में करना पड़ता है। अगर नोटिस में पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने कितने पीरियड में रिप्लाई करना है, तो लो कहता है मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। मतलब मिनिमम 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर। तो इसी पे ये क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि नोटिस आया है, तो इन्होंने डेट बताई है कि मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप रीड आउट कर लेना। तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे स्पेशल कोड के। स्पेशल कोड यहाँ पे खत्म होता है, हमारा छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आने के पूरे चांसेस है। जो हम चैप्टर कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी, एनसीएलटी, स्पेशल कोड, पेपर में 102% आते हैं। 4 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, और अगर केस बेस सिनेरियो में आ जाए तो 10 मार्क्स की। तो कुछ नहीं पता कौन सा चैप्टर केस बेस सिनेरियो में आ सकता है। इवन निधि कंपनी जैसा चैप्टर भी केस बेस सिनेरियो में आ सकता है। उस पर एक बहुत अच्छा केस बेस सिनेरियो है हमारी बुकलेट में। तो मैं आपको यही कहूंगी कि एमसीक्यू कीजिए, स्टडी मेट के क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कीजिए। लॉ में जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी कंसेप्ट को लेके शार्पनेस आएगी, सेक्शन को लेके। और सेक्शंस तो मेरे अकॉर्डिंग आपको याद हो रहे होंगे। तो ये था हमारा स्पेशल कोड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी मिसलेनियस चैप्टर। तो हमारे ये दोनों चैप्टर कवर होके फिर हम चलेंगे डायरेक्टर की तरफ। ओके, थैंक यू।